सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बड़े भाई साहब। विद्यार्थियों, इससे पहले भी आप 4 भाग इसके जो हैं पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 5वां भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी तक जो हमने पढ़ा है एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इस कहानी के द्वारा ये जाना कि बड़े भाई साहब दिन रात जो है पढ़ाई में जुटे रहते थे। इसके बाद हमने ये भी जाना कि वे उपदेश की कला में बहुत माहिर थे, इसलिए छोटे भाई को समय समय पर उपदेश ही देते रहते थे। वे अपने भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। वे आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। और दूसरी तरफ जो छोटा भाई है उसका ध्यान जो है पढ़ाई लिखाई में कम लगता था, लेकिन खेलकूद में ज़्यादा था। इसके लिए वो क्या करता था, वो जो है खेलता कूदता भी रहता था और हर बार अपनी कक्षा में प्रथम भी आता था, जिसके कारण क्या हुआ, उसके अंदर घमंड आ गया था। जैसे ही बड़े भाई साहब को इस बात का आभास हुआ तो उन्होंने इस घमंड को जिस युक्ति से दूर किया, उससे छोटे भाई के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। चलिए ये पाठ जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके द्वारा हम ये सब बातें जान लेंगे। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हों। पहले खुद मरीज पहचान कर इलाज करेंगे। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है। चलिए समझ लेते हैं। दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं। भाई साहब जो हैं लेखक को उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने उन्हें क्या समझाया कि दैव ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा हो क्या आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। कि यदि आज मैं बीमार पड़ जाता हूं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, मतलब तुम घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। क्योंकि वे दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, माँ बाप उनके साथ नहीं रहते थे। तो यदि बड़ा भाई बीमार हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है छोटे भाई के हाथ पांव फूल जाएंगे, मतलब कि वो परेशान हो जाएगा। तो वे समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐसे समय में दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा। तो ऐसे में तुम क्या करोगे, तुम जल्दी से दादा को यानी कि पिताजी को तार दोगे। बच्चों, उस समय में उनके पास मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधा नहीं थी, तो उस समय क्या करते थे, या तो वे चिट्ठी भेजते थे, और यदि उन्हें कोई जल्दी संदेशा पहुंचाना होता था तो उसके लिए वे तार का जो है इस्तेमाल करते थे। तो वे बता रहे हैं कि दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, कि तुम जल्दी से जो है दादा को तार दोगे, इसके सिवाय तुम और कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं। लेकिन तुम्हारी जगह यदि पिताजी होंगे तो वो किसी को तार नहीं देंगे। यहाँ दादाजी से अभिप्राय किससे है, पिताजी से है। वो किसी को तार नहीं देंगे और ना ही घबराएंगे, ना बदहवास होंगे, मतलब कि बौखलाएंगे भी नहीं, बल्कि क्या करेंगे, वो शांति से पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे। मरज का अर्थ यहाँ क्या है बच्चों, इसका अर्थ होता है बीमारी। पहले वे खुद देखेंगे कि बीमारी क्या है और फिर उसको समझकर उसका क्या करेंगे, घरेलू उपचार करेंगे, इलाज करेंगे उसका। और यदि उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे।
बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। वे समझा रहे हैं कि बीमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तुम यानी कि हम दोनों भाई तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का जो खर्च है, जो पैसा पिताजी भेजते हैं पूरे महीने भर के लिए, तो उससे हम पूरा महीना भर कैसे जो है गुजारा करें। क्योंकि जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक ही खर्च कर डालते हैं, यानी कि जब तक 20-22 तारीख आती है तब तक ही उनका सारा पैसा जो है खर्च हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। मतलब कि पैसे पैसे के लिए मुहताज हो जाना क्या होता है, अधीन हो जाना। फिर वे पैसे पैसे के लिए अधीन हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनका नाश्ता बंद हो जाता है और वे लोग यहाँ पहले अर्थों को जान लेंगे। हाथ पांव फूल जाना मुहावरा आया है इसमें, इसका अर्थ होता है परेशान हो जाना। बदहवास बौखला जाना, मर्ज बीमारी, मुहताज दूसरों पर आश्रित। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। आगे क्या समझा रहे हैं कि जो पैसा पिताजी हमें भेजते हैं 30 दिन का, वो हम 20-22 तारीख तक आते आते जो है खर्च कर डालते हैं और उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं बचते, तो मतलब हम पैसे पैसे के लिए दूसरों के अधीन हो जाते हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है। और फिर हम धोबी जिससे कपड़े धुलवाते हैं, नाई से हम मुंह चुराने लगते हैं, मुंह छिपाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यदि हम उनके सामने आएंगे तो वे हमसे पैसा मांगेंगे। इसके लिए शर्मिंदगी ना उठानी पड़े तो हम जो है उनसे मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम दोनों भाई मिलकर खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादाजी ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है। जितना पैसा हम दोनों मिलकर खर्च कर रहे हैं उसके आधे पैसे में दादाजी ने अपनी उम्र का, अपनी आयु का एक बड़ा हिस्सा जो है बड़े इज्जत और नेकनामी के साथ जो है निभाया है। और अपने परिवार का, कुटुंब का अर्थ क्या होता है, परिवार, और अपने परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। ऐसे नहीं कि कम आदमी थे, कुल मिलाकर उसमें 9 आदमी थे। आगे उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है, तो भाईजान यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। आगे बता रहे हैं उदाहरण देकर, किसका, अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब का। हेडमास्टर साहब को देखो, एमए हैं, उन्होंने एमए कर रखा है, और यहाँ के एमए नहीं, यहाँ के किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए नहीं किया, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, जो कि इंग्लैंड में है। कहाँ पर है बच्चों, इंग्लैंड में है। और एक महीने के लिए कितना वेतन पाते हैं, 1000 रुपये वेतन के पाते हैं। लेकिन हेडमास्टर होने के बावजूद भी उनके घर का इंतजाम कौन करता है, वो खुद नहीं करते, उनकी बूढ़ी माँ करती है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई। क्यों बेकार हो गई, क्यों व्यर्थ हो गई? क्योंकि पहले वे खुद अपने घर का इंतजाम करते थे, जो खर्चा था वो खुद चलाते थे, लेकिन करना नहीं आता था, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे क्योंकि उन्हें तजुर्बा नहीं था, इसके लिए कर्जदार रहते थे। कर्जदार क्या होता है, देनदार।
हमेशा दूसरों का पैसा ही उनके सिर चढ़ा रहता था देने के लिए। लेकिन जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। जब से यह काम, प्रबंध का यह काम माताजी ने अपने हाथ में ले लिया है, ऐसे लगता है घर में लक्ष्मी आ गई है। मतलब कि उनके घर, मतलब उनके अच्छे दिन आ गए हैं, ऐसा लगता है। तो वे उसे समझा रहे हैं कि भाईजान, यह गरूर, यह घमंड दिल से निकाल डालो। क्या कि तुम मेरे समीप आ गए हो, कि मैं 9वीं में हूँ और तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो, यानी कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम आज़ाद हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। जब तक मेरी तुम्हारे ऊपर नज़र है तो तुम गलत रास्ते बिल्कुल भी ना चलने पाओगे। शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मुंह चुराना, लज्जित होना। नेकनामी, यश। कर्जदार का अर्थ है देनदार। कुटुंब, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। गरूर, गरूर का अर्थ होता है घमंड। घमंड किसे हो गया था? लेखक को। घर में लक्ष्मी आना, अच्छे दिन आना। आगे वे उसे समझाते हुए कह रहे हैं, तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। आगे क्या कह रहे हैं उसको कि यदि तुम ऐसे नहीं मानोगे, समझाने से नहीं मानोगे, मतलब कि तुम बातों से नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ? थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। आगे कहते हैं कि मैं अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं, मतलब कि कड़वी लग रही हैं, बुरी लग रही हैं। आपके साथ भी ऐसे होता है, जब आपके माता पिता या आपके शिक्षक आपको डांटते हैं तो आपको लगता है ये उपदेश इनका कब खत्म होगा, सोचते हो ना। और आपको भी उनकी बातें कैसी लगती हैं? जहर के समान कड़वी लगती हैं। कई बार ऐसे होता है, एक सीमा तक तो आप सुन लेते हो, लेकिन उसके बाद आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो यहाँ पर जो है बड़े भाई साहब ने उसे क्या कहा कि तुम्हें मेरी बातें जो हैं इस समय कैसी लग रही हैं? जहर के समान लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। अब लेखक क्या आगे से, मतलब उन्होंने क्या जवाब दिया कि उन्होंने क्या महसूस किया, पहले हम इसे जान लेंगे। मैं उनके इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। अब जो है बड़े भाई साहब उन्हें पहले भी समझाया करते थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने उन्हें समझाया उसका जो ढंग था वो अलग ही था। तो उनके इस नई युक्ति से, इस नए सुझाव से, मैं जो उन्होंने तरकीब निकाली थी उससे मैं नतमस्तक हो गया। नत होता है झुक जाना, मस्तक क्या झुकता है हमारा बड़ों के आगे? हमारा सिर झुकता है। तो उनकी इस युक्ति से, उनके इस सुझाव से उनका जो सिर था वो झुक गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। उन्हें क्या अनुभव हुआ कि वे छोटे हैं उनसे, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। और इस तरह से उनके समझाने से बड़े भाई साहब के छोटे भाई के मन में कौन सी भावना जो है उत्पन्न हुई? सम्मान की भावना, श्रद्धा की भावना उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, सजल मतलब के जल के आगे जो है क्या लगा है, उसके साथ स उपसर्ग लगा है, मतलब उनकी आंखों में जल आ गया था। तो उन्होंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं, आप जो कुछ मुझे कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का पूरा पूरा क्या है? अधिकार है। इस प्रकार वे जो है अपने भाई के सामने क्या हो गए? नतमस्तक हो गए। शब्दार्थ जान लेते हैं। नतमस्तक, सिर झुकना। लघुता, लघु या छोटे होने की अवस्था का भाव।
श्रद्धा का अर्थ है आस्था और सम्मान भी होता है। युक्ते योजना, तरकीब भी कहते हैं। सजल नमी वाली, जिसमें जल रहता है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कर कोई उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी चाहता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। तो भाई साहब ने जब ये बातें सुनी छोटे भाई के मुख से, तो उन्होंने उसे प्रेम से गले लगा लिया और बोले, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मैं तुम्हें मना नहीं करता कि तुम पतंग जो है मत उड़ाओ, मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, मेरा भी जी ललचाता है, मेरा भी मन करता है, लेकिन करूं क्या? मैं क्या कर सकता हूं? यदि मैं खुद बेराह गलत रास्ते पर चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने का उत्तरदायित्व भी मेरे सिर पर है। ठीक है, आगे। संयोग से क्या हुआ, उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ पतंग उनके ऊपर से गुजरा। किनके ऊपर से? दोनों भाइयों के सिर के ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी और उसके पीछे पीछे जो क्या था, लड़कों का एक पूरा का पूरा झुंड दौड़ा चला आ रहा था, क्योंकि सबको पतंग चाहिए थी, इसके लिए वे दौड़े चले आ रहे थे। भाई साहब ने क्या देखा कि पतंग जो है उनके सिर से जो है उनके सिर के ऊपर से गुजर रही है, तो लंबे तो वे थे ही, उन्होंने क्या किया, उछले और पतंग की डोर पकड़ ली। और पतंग की डोर पकड़ लेने के बाद बेतहाशा बिना कुछ सोचे समझे कहाँ भागे? हॉस्टल की तरफ भागे और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो बच्चों, आज हमारी यह कहानी जो है पूरी हो गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत रोचक है और आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो इस कहानी से हमने जो जाना वो क्या है, पहले मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी एक दो लाइन में बता रही हूँ। इस कहानी से हमने यह जाना कि गलत सही, उचित अनुचित का जो अनुभव है वो कैसे आता है। हमें किताबें पढ़ने से नहीं आता, यानी कि जीवन की जो समझ आती है वो हमें अनुभव से आती है। कैसे आती है? वो हमें अनुभव से आती है। अभी हम इसके अर्थों को भी जान लेते हैं। बेराह रास्ते से भटकना, गले लगाना, प्रेम से आलिंगन करना, बेतहाशा बिना सोचे समझे। जीवन मूल्य जान लेते हैं। जीवन की समझ के लिए किताबी ज्ञान की अपेक्षा जीवन के व्यावहारिक अनुभवों का होना अति आवश्यक है। यानी कि जीवन के में अच्छे बुरे की मतलब की समझ के लिए, इस चीज़ की समझ के लिए हमें किताबी ज्ञान की अपेक्षा क्या होना चाहिए, हमें उसके व्यावहारिक अनुभव का होना जो है हमारे लिए अति आवश्यक है। नंबर 2, बड़े भाई साहब द्वारा अम्मा, दादा व हेडमास्टर की माँ के उदाहरणों द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है कि पढ़े लिखे ना होने पर भी वे हर समस्या का समाधान आसानी से कर लेते थे। उन्होंने उदाहरण दिए हैं भाई साहब ने, किसके? अम्मा यानी कि माता जी का, दादा पिताजी का, हेडमास्टर्स जो स्कूल के हेडमास्टर थे उनकी माँ के बारे में उनके उदाहरणों के द्वारा उन्होंने यह बात स्पष्ट की है, कोशिश की है स्पष्ट करने की कि पढ़े लिखे नहीं थे वे सब, परंतु जीवन के अनुभवों ने उन्हें क्या सिखा रखा था कि कोई भी समस्या आए उसका समाधान वो कैसे उसका हल निकालते थे, बड़ी आसानी से सहज भाव से ही उसका समाधान निकाल लिया करते थे। तीसरा, अनुभवी व्यक्ति को जीवन की समझ होती है। वे हर परिस्थिति में अपने को ढालने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति अनुभवी होता है, जिसके पास अनुभव रहता है, उसको जीवन को कैसे हम जीते हैं उसकी समझ होती है
और हर परिस्थिति में, चाहे वह अच्छी हो, बुरी हो, दुख का समय हो, सुख का समय हो, हर परिस्थिति में अपने को ढालने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारी आज की कहानी थी जो कि समाप्त हुई है। अब हम इसके अभ्यास की तरफ चलेंगे। बच्चों, आपने ये पाठ जो पढ़ा तो आपने देखा उसमें हर जो अनुच्छेद में कुछ ना कुछ, एक दो, कईयों में तो 2 से भी ज़्यादा मुहावरे आए थे। तो उनके अर्थ मैंने आपको तभी समझाए और आज जो है हम उनका वाक्यों में भी प्रयोग करेंगे। सिर पर नंगी तलवार लटकना। वाक्य है इसका, पुलिस ने मामले की जांच शुरू करके गुनहगारों के सिर पर नंगी तलवार लटका दी। आड़े हाथों लेना। वाक्य है, बिना बताए सिनेमा देखने पर पिताजी ने बेटे को आड़े हाथों लिया। होता है ना ऐसे। तीसरा है, अंधे के हाथ बटेर लगना। ये जो है मुहावरा बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा था, आपको याद होना चाहिए। राहगीर को रास्ते में जब रुपयों से भरा थैला मिला तो मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। कुछ और मुहावरे। लोहे के चने चबाना। मजदूर पैसा कमाने के लिए दिन रात लोहे के चने चबाते हैं। 5वां, दांतों पसीना आना। जिद्दी बच्चे को मनाने में माता पिता को दांतों पसीना आ गया। अगला है, ऐरा गैरा नत्थु गैरा। अमित के जन्मदिन की पार्टी में ऐरा गैरा नत्थु गैरा भी आ गया। तो ये हमने क्या सीखा अभी, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना। प्रश्न है अभी। प्रश्न 1, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया। उत्तर, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल को मैंने आपको हिंदी में भी समझाया था, क्या कहते हैं, समय सारिणी। बनाते समय सोचा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा, सोचा था ना उसने। और ये भी सोचा था कि टाइम टेबल का बड़ी सख्ती से वो पालन करेगा और अपने बड़े भाई को किसका मौका नहीं देगा, कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। सुबह 6 से रात के 11 बजे तक का सभी विषयों का पढ़ने का उसने कार्यक्रम रखा, परंतु उसमें किसका समय नहीं रखा था, खेलने के लिए समय नहीं रखा था। पढ़ाई करते समय खेल के मैदान की सुखद हरियाली, वॉलीबॉल की तेजी, कबड्डी और गुल्ली डंडे का खेल उसे अपनी ओर खींचते थे। इसके लिए वह किसका जो है पालन नहीं कर पाया, वह जो है टाइम टेबल अर्थात समय सारिणी का पालन नहीं कर पाया। प्रश्न 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। उत्तर, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत ही भयानक थी। वह बहुत गुस्से में थे और क्रोधित स्वर में बोले कि प्रथम दर्जे में पास होने का तुम्हें क्या हो गया है, गरूर हो गया है, घमंड हो गया है। और घमंड के कारण रावण जैसे भूमंडल के स्वामी का भी नाश हो गया था। उन्होंने उदाहरण दिया किसका, रावण का। तो हम तो फिर साधारण से इंसान हैं। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को गुल्ली डंडा खेलने के बजाय किस में ध्यान देने की नसीहत दी, पढ़ाई में ध्यान देने की नसीहत दी। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है। उत्तर, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। कई उदाहरणों से उन्होंने ये बात स्पष्ट की है। अम्मा, दादा, हेडमास्टर की माँ का उदाहरण दिया था उन्होंने। उनके उदाहरण देकर बड़े भाई साहब ने क्या समझाया
कि चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो हमारे पास, ज़िंदगी के अनुभव के आगे सब बेकार है, क्योंकि ज़िंदगी का अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ज़िंदगी के कठिन परिस्थितियों का सामना अनुभव के आधार पर सरलता से किया जा सकता है। तो बच्चों, आपको सभी नोट्स जो मैंने बताए हैं, मुहावरों के वाक्य जो मैंने आपको समझाए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।